मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे डेविस का अपर्दन चक्र, इसी का आज नेक्स्ट भाग है अपर्दन चक्र में व्यवधान। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अपर्दन चक्र में जो व्यवधान होता है वो क्या होता है या उसका तात्पर्य क्या होता है। दूसरा से देखेंगे कि वो प्रक्रिया किस प्रक्रिया के तहत वो व्यवधान आता है या उसका कारण क्या क्या होता है। तीसरा देखेंगे कि नॉनमेस जो कहा जाता है वो नॉनमेस क्या चीज़ होता है, और इससे संबंधित जो भी कृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अपर्दन चक्र में व्यवधान होता क्या है। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे कि कोई भी उत्थित स्थलखंड समय के साथ युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और अंत में संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपर्दन चक्र, कंप्लीट अपर्दन चक्र की संज्ञा देते हैं इसको। लेकिन ये जो अपर्दन चक्र होता है इतना ज़्यादा समय लगाता है, दीर्घकालिक समय होता है कि ये स्थलखंड या कोई भी इस तरह से नहीं, वो बीच में व्यवधान आ जाता है, व्यवधान में आ जाता है और अपर्दन चक्र की प्रक्रिया फिर से पुनः हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है, तो इसको अपर्दन चक्र में व्यवधान की संज्ञा देते हैं। इसको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको नॉन मेस का भी संज्ञा दिया जाता है, या दूसरा जो भी इससे संबंधित स्थलाकृतियों बनती हैं स्थलाकृतियों को बहुचक्रीय स्थलाकृति या बहुचक्रीय उच्चावच की संज्ञा देते हैं। ठीक है, बहुचक्रीय स्थलाकृति या बहुचक्रीय उच्चावच। ठीक है, अब देखते हैं कि ये अपर्दन चक्र में व्यवधान की प्रक्रिया कैसे होता है या किस टाइप से, किस प्रकार से ये व्यवधान आता है। सबसे पहले जैसे कि हम लोग देखे थे कि कोई भी स्थलखंड होता है, यहाँ पर सी लेवल है, इसमें तीन परिवर्तन आते हैं, धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, उसमें अपर्दन चक्र पूरा तरह से ही रुक जाता है। तो जो धनात्मक होता है तो कोई जो सी लेवल समुद्र तल से मतलब रहता है, समुद्र तल लिए है, समुद्र तल जब सकारात्मक होगा तो इसको परिवर्तन होकर जब ऊपर आ जाता है तो उसको सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। या समुद्र तल ही ऊपर उठ जाए या स्थलखंड भाग भी नीचे आ जाए तो इसको धनात्मक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। और दूसरा है नकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, नकारात्मक परिवर्तन तो जो पहले सी लेवल यहाँ पर था, इसमें सी लेवल यहाँ पर था, बाद में परिवर्तित होकर नीचे आ गया तो उसको नकारात्मक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। या स्थलखंड वाला भाग ही ऊपर उठ जाए, स्थलखंड भाग ही ऊपर जाए तो सी लेवल वैसे ही नीचे आ जाएगा तो उसको नकारात्मक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। तीसरा है अपर्दन चक्र में स्थगन ही हो जाता है बिल्कुल ही। ठीक है, इसलिए प्रक्रिया में अपर्दन चक्र पूरी तरह से ही स्थगित हो जाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन, और दूसरा कारण होता है ज्वालामुखी। जलवायु परिवर्तन होता है ये, इसमें भी दो तरह से हो सकता है, या तो शुष्कता बढ़ जाएगी या हिमीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो शुष्कता बढ़ेगी तो वहाँ पर जलीय तंत्र जितना भी हुआ प्रभावित होगा बिल्कुल सूख जाएगा, तो अपर्दन चक्र वैसे ही रुक जाएगा। ठीक है, और नहीं तो हिमीकरण हो जाएगा, जैसे प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, पूरा क्षेत्र ही हिमीकरण से प्रभावित हो गया था, हिम चादर बिछ गया था, तो वहाँ पे अपर्दन चक्र रुक जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का उद्गार इतना ज़्यादा हो जाएगा कि काफ़ी एक मोटी परत के रूप में बिछ जाए, वहाँ भी पूरी तरह से जलीय तंत्र जो होता है समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पे भी जलीय तंत्र समाप्त होगा तो अपर्दन चक्र में व्यवधान हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे प्रायद्वीपीय भारत में क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें भी ज्वालामुखी का काफ़ी उद्गार हुआ था। उद्गार हुआ था इसलिए लावा का पठार वहाँ पर हो गया, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि लावा का पठार के रूप में ही निर्माण हो गया था। वहाँ पे जितने जलीय तंत्र थे पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे, इसलिए अपर्दन चक्र में वहाँ पर व्यवधान हो गया था। और कई वर्षों के बाद, सालों के बाद से, सैकड़ों सालों लग गया था उसको, फिर नया जलीय तंत्र का विकास हुआ, फिर दूसरा अपर्दन चक्र की शुरुआत हुआ। ठीक है, वहाँ पर पूरी तरह से अपर्दन चक्र ही स्थगित हो गया था। अब देखते हैं इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए हैं
कारण में जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन से जैसे हम लोग अभी देखे थे, एक हिमीकरण होता है, हिमीकरण या दूसरा भाग में उष्णता आ जाता है। जब हिमीकरण होगा तो पूरे भाग में बर्फ का चादर हो जाएगा, उसके बाद से अपरदन से स्थगित हो जाएगा और उष्णता भी आएगी तो वो जलीय तंत्र पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, वो जलीय तंत्र भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके कारण भी होता है। दूसरा है ज्वालामुखी कारण, जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि पूरे क्षेत्र में मोटा चादर फैल जाता है, ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है, हमें लावा का प्रवाह चारों तरफ हो जाता है, वहाँ भी जलीय तंत्र समाप्त हो जाते हैं और अपरदन चक्र में व्यवधान आ जाता है। और तीसरा कारण आधार तल में परिवर्तन। कोई भी सी लेवल है, सी लेवल जब ऊपर उठ जाता है या नीचे आ जाता है, दोनों तरफ से ही अपरदन चक्र में व्यवधान आ जाता है। ये मुख्य रूप से दो कारण से होता है। जो आधार तल में परिवर्तन है दो कारण से होता है। पहला कारण होता है जलवायु परिवर्तन, और दूसरा होता है विवर्तनीय घटना को। विवर्तनीय घटना को जैसे जलवायु परिवर्तन में हम लोग देखे थे कि शुष्कता आ जाएगी, चाहे उष्णता आ जाएगी। शुष्कता हो सकती है और हिमीकरण भी हो सकता है, ठीक है। इस कारण भी प्रभावित होता है। शुष्कता आ जाएगी तो जलीय तंत्र, जैसे हिमालय वहाँ पे ये पूरे भाग में हिम का चादर फैला हुआ है, तो यदि उष्णता आएगी तो ये सी लेवल में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जब जल भाग में परिवर्तित हो जाएगा तो और उठ जाएगा ये ऊपर, ठीक है। जलीय भाग और ऊपर उठ जाएगा। फिर यदि माने कि जलीय भाग है पहले से और उसके बाद से हिमीकरण हो जाए, काफी बर्फ के रूप में ये जितना जलीय भाग है बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाए, इसका भी लेवल चेंज हो जाता है। बर्फ जब बनेगा तो उसका लेवल नीचे से आधार तल नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आधार तल में दोनों तरफ से परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन से शुष्कता आती है तो ऊपर उठ जाता है और हिमीकरण होता है तो आधार तल नीचे आ जाता है। और दूसरा होता है विवर्तनीय घटना के कारण। विवर्तनीय घटना के कारण जो स्थलखंड के भाग है पूरी तरह से ऊपर उठ जाए या नीचे चला जाए तो भी स्थलखंड प्रभावित होता है, वो भी जो सी लेवल है उसको चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये दो कारण है विवर्तनीय और जलवायु परिवर्तन के द्वारा सी लेवल में चेंजिंग आती है। आप देखते हैं नॉन वेस्ट क्या होता है। नॉन वेस्ट कोई अलग टॉपिक नहीं है, इसी का जो अपरदन चक्र में व्यवधान होता है उसी का परिणाम नॉन वेस्ट के रूप में देखा जाता है। जो अपरदन चक्र में व्यवधान होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक होगा कि कोई भी स्थलखंड या अपरदन चक्र के वृद्धावस्था में वहाँ से अपरदन चक्र में व्यवधान के कारण से प्रौढ़ावस्था में आ जाए या युवावस्था में आ जाए। एक इस तरह से भी अपरदन चक्र में व्यवधान होता है। और दूसरा होता है कि कोई नदी तंत्र या वो स्थलखंड अपने युवावस्था में है, पुनः परिवर्तन होकर अचानक इसमें व्यवधान आ जाता है और अचानक युवावस्था से प्रौढ़ा या वृद्धावस्था में आ जाता है। ये भी एक तरह से चेंज होता है। लेकिन जो ये वाला चेंज होता है वृद्धावस्था में अपने पूर्व समय में आ जाता है, उसको नॉन वेस्ट की संज्ञा कहते हैं। नॉन वेस्ट, इसको नॉन वेस्ट की संज्ञा देते हैं क्योंकि ये अपने अवस्था से पूर्व अवस्था में आ जाता है, ठीक है। इसको नॉन वेस्ट की संज्ञा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये पूर्व अवस्था में नहीं आता कि और आगे बढ़ जा रहा है, इसमें समय का कम हो जाता है। समय इसमें कम हो जाता है जबकि इसमें समय बढ़ जाता है। समय में देख लेते हैं अर्थात जो एक आदमी के रूप में कि कोई वृद्ध आदमी है फिर अपने युवावस्था या प्रौढ़ावस्था में आ जाएगा तो उसको फिर साइकिल पूरा करने में समय और ज़्यादा लगेगा। और ये कोई युवावस्था में है फिर वो वृद्धावस्था या अचानक प्रौढ़ावस्था में आ जाए तो समय कम हो जाएगा क्योंकि साइकिल उसका जल्दी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस दो तरह से परिवर्तन होता है, जो ये वाले परिवर्तन को ही नॉन वेस्ट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो नॉन वेस्ट इसी का परिणाम होता है, जो अपरदन चक्र में व्यवधान होता है उसके एक परिणाम के रूप में। अब देखते हैं कि
इस प्रधान चक्र में जो व्यवधान होते हैं उससे संबंधित स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे कैसे होता है, ये कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण। सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट स्थलाकृति है घाटी के अंदर घाटी, मतलब वैली इन वैली। जब अपवर्तन चक्र स्थलखंड का अपवर्तन चक्र किसी अवस्था में चलता है तो एक घाटी का विकास कर लेती है, नदी अपने एक घाटी का विकास कर लेती है। जैसे यहाँ घाटी का एक विकास करते हैं, लेकिन इसके बीच में ये साइकिल पूरा होने के बीच में ही कोई व्यवधान आ जाता है। जैसे कोई नदी घाटी अपने विकास करते करते प्रवाहावस्था या वृद्धावस्था में आई है, तो व्यवधान आकर के फिर पुनः अपनी युवावस्था में आ जाएगी, तो फिर निम्नवर्ती अपवर्तन करने लगती है और नए घाटी का विकास कर लेती है। नई घाटी का विकास करेगी तो ये नई घाटी का विकास हो जाएगा और घाटी के अंदर ही दूसरी घाटी बन जाएगी। इसी को वैली इन वैली कहते हैं। इसको दो चक्री घाटी के नाम से भी जानते हैं। दो चक्री घाटी, ठीक है। इसको दो चक्री घाटी के नाम से जानते हैं या दो तल्ले वाली घाटी के नाम से जानते हैं। दो तल्ली घाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दो तल्ले घाटी या घाटी के अंदर घाटी के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा है स्थलाकृति आधार कर्तिक विसर्ग। दूसरा स्थलाकृति है आधार कर्तिक विसर्ग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नदी अपने प्रवाहावस्था में मेंड्रिंग करने लगती है, विशाखाकार मार्ग में चलने लगती है। यहाँ नदी का वेग काफी कम हो जाता है और वाष्पवृत्ति अपवर्तन ज्यादा करने लगती है। इस भाग में या इस भाग में अपवर्तन ज्यादा करने लगती है, इसलिए घाटी चौड़ा हो जाती है और विशाखाकार मार्ग में चलने लगती है। तो एक विशाखाकार घाटी का विकास हो जाता है। लेकिन जब अपवर्तन चक्र में व्यवधान आता है तो फिर नदी अपने फिर युवावस्था में आ जाती है और नए घाटी का विकास करने लगती है। ये नए घाटी का विकास करती है। इसी क्रम में वो भी चलते चलते प्रवाहावस्था में नदी आएगी और उसके बाद वृद्धावस्था में आएगी, तो वो भी मेंड्रिंग का ही विकास करने लगती है। बीच में ही घाटी के अंदर ही दूसरा घाटी विसर्पाकार घाटी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसी को आधार कर्तिक विसर्ग के रूप में लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो घाटी पहले से विसर्पाकार मार्ग में बनी है पहले वाली, फिर अपवर्तन चक्र में व्यवधान के कारण दूसरा घाटी का विकास हुआ है और वो भी एक विसर्पाकार में ही घाटी का विकास हुआ है। इसी को आधार कर्तिक विसर्ग की संज्ञा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण जो रूस में वोल्गा घाटी है वहाँ पे मिलता है। रूस का जो वोल्गा घाटी तंत्र है, वोल्गा नदी जो है वो इसी टाइप का स्थलाकृति का निर्माण किया। अब तीसरा है उत्थित संप्राय मैदान। उत्थित संप्राय मैदान के रूप में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन चक्र के लास्ट में अंतिम अवस्था में वृद्धावस्था में एक संप्राय मैदान का निर्माण किया होता है। एक संप्राय मैदान जब वृद्धावस्था में पहुँचती है, पूरा अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले ही व्यवधान आ जाता है, तो फिर नए जो नदी है नए घाटी का विकास करने लगती है और फिर घाटी का विकास करते करते वो भी अपने वृद्धावस्था में आती है और नए संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कोई दूसरा चक्र पूरा नहीं हुआ तो फिर तीसरा व्यवधान आ गया और फिर नदी एक नए घाटी का विकास की और फिर नए संप्राय मैदान के रूप में विकास हो जाता है। इसलिए 2 या 3 चक्र चलते रहता है और स्थलाकृतियों का उत्थित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसे उत्थित संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित होता है। तो जिसका मुख्य उदाहरण है अपलेशियन, जो यूएसए का अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन यूएसए का जो अपलेशियन पर्वत है उसी का इस टाइप का स्थलाकृति का विकास हो रही है। जैसे पुराना वाला सबसे बेनी प्लेन है वो स्कूली प्लेन की संज्ञा दिया गया उसको, और जो दूसरा वाला सेकेंड अपवर्तन चक्र के द्वारा जो संप्राय मैदान के रूप में निर्माण हुआ उसको हैरिसबर्ग संप्राय मैदान के रूप में नाम जानते हैं। जो तीसरा है समरविले संप्राय मैदान के संप्राय मैदान, ठीक है, या समरविले पेनी प्लेन की संज्ञा दिया गया। और फिलहाल के लिए वर्तमान में एक नया चक्र की शुरुआत हो चुका है, वो भी आगे आने वाले समय में एक संप्राय मैदान के रूप में निर्माण हो जाएगा। ये रहा उत्थित संप्राय मैदान। ऐसा इंडिया में रांची पठार पर भी देखने को मिलता है, कई उत्थित स्थलखंड वहाँ पर संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हुआ, वहाँ भी देखा जा सकता है। चौथा है
निक पॉइंट। चौथा स्टाइल निक पॉइंट। निक पॉइंट वो होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि नदी अपने प्रौढ़ावस्था में एक पूरे प्रोफाइल का विकास कर लेती है, अर्थात मुहाने से लेकर के अपने उद्गार अवस्था से लेकर मुहाने तक एक नदी घाटी का विकास कर लेती है। और चूँकि सी लेवल अपने आधार तल को नदी प्राप्त कर जाती है, अर्थात आधार तल जो सी लेवल होता है वहाँ तक गहराई करते करते एक प्रोफाइल का विकास कर लेती है। इससे अधिक अब गहरा नहीं कर सकती क्योंकि वो आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। इसको प्रवणित नदी की संज्ञा देते हैं, प्रवणित नदी की संज्ञा देते हैं। लेकिन जब अपरदन चक्र में व्यवधान आ जाता है और सी लेवल चेंज हो जाता है, अर्थात सी लेवल जैसे नीचे चला गया, जो नदी अभी तक इसका प्रोफाइल बना हुआ था वो धीरे धीरे अब यहाँ मार्ग काटना शुरू कर देगी, निम्नवर्ती अपरदन करना शुरू कर देगी और ये काटते काटते नए घाटी का विकास करती है। ठीक है, जो नए घाटी का विकास करते हैं जितना जो मार्ग काटी रहती है वो दोनों के मिलन बिंदु को निक पॉइंट की संज्ञा देते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया पहले ये वाला मार्ग था इसके प्रोफाइल से ऊपर वाला, लेकिन फिर नदी के सी लेवल चेंज होने की वजह से नया घाटी का विकास करना शुरू किया और नई प्रोफाइल का विकास कर रही है। कुछ समय के पश्चात ये पूरा भाग कट के निकल जाएगा और नए घाटी का विकास हो जाएगा। इस टाइप का जो अस्थिति बनती है दोनों का जो मिलन बिंदु होता है इसको निक पॉइंट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, निक पॉइंट। इस टाइप का उदाहरण जो राशि पठार पे हुंड्रो प्रपात है, भेड़ाघाट के पास, वो निक पॉइंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ऐसा ही उदाहरण है कि यूएसए में है प्रपात रेखा, यूएसए में है प्रपात रेखा। प्रपात रेखा की संज्ञा दिया गया है या इंग्लिश में फॉल लाइन की। फॉल लाइन कहते हैं तो निक पॉइंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये रहा अपरदन चक्र में व्यवधान रूप से संबंधित स्थगित या विशेषता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक। इससे संबंधित यदि कोई कंफ्यूजन होगा या कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक। फिर कल कोई नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट